जिसने सीजन 4 एपिसोड 1 नहीं देखा वो पहले एपिसोड 1 देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। यूकी कहता है, पिछली बार जब मैंने पूछा उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन शायद अब वो इतने पावरफुल हो गए हैं कि इस बारे में कोई बात करना जरूरी ही नहीं समझते। खैर कौन जानता है, ये सोचकर ही मजा आ रहा है कि उनके मन में कोई बड़ा प्लान चल रहा है। लेकिन इतना तो पक्का है कि वो उनकी जादुई ताकत को बेअसर करने के लिए उनकी स्पिरिट्स का इस्तेमाल कर रहा है। यूकी सोचने लगा, डीमन लॉर्ड रिमूरू के आसपास कोई भी लापरवाह नहीं हो सकता। वो जो भी प्लान करेगा बड़ी चालाकी से करेगा। सच है, कागली बोली। और शिजू इजावा एक एलिमेंटलिस्ट थी जो हाई लेवल फ्लेम एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकती थी। तो क्या ये मुमकिन है कि स्पिरिट्स का इस्तेमाल करके उन असफल नायकों को ठीक किया जाए जिन्हें सही से नहीं बुलाया गया था, और फिर उन्हें उनके असली मकसद के लिए यूज किया जाए? ये बात सुनकर चेस्टर के कान खड़े हो गए। ओह, क्या लियोन यही करने की सोच रहा है? लगता है वो असफल समन्स से दूसरे वर्ल्ड के लोगों को इकट्ठा कर रहा है। क्या लगता है वो उन्हें फाइटर्स में बदल सकता है? अब मुझे याद आया, इफ्रिट भी तो लियोन के अंडर था, है ना? क्लेमेन ने उस पर कई बार अटैक करवाया, लेकिन इफ्रिट ने सबको खत्म कर दिया। हो। और अब वो शिजू जैसे और एलिमेंटलिस्ट बनाने के लिए वही तरीका अपना रहा है। लगता है वो इन क्लासिफाइड आइटम्स को हक से ले रहा है। वो सब इस बात पर आपस में चर्चा करने लगे। यूकी सोचने लगा, फुटमैन सही हो सकता है, लेकिन इसमें अभी भी कुछ बातें क्लियर नहीं है। असल में क्लासिफाइड आइटम्स उन बच्चों का एक ग्रुप था जो असफल समन्स का शिकार हुए थे। ये समन्स बार बार वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहे थे, लेकिन शिजू इजावा को कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। जितनी बार कोशिश हुई उतनी बार असफलताएं बढ़ी। तमरादा और सरबरस ग्रुप की टीम ने इन बच्चों को बचाया ताकि ये मामला कभी सार्वजनिक ना हो। इन बच्चों को टेस्ट मटेरियल कहकर रखा गया, लेकिन असल मकसद कुछ और था, और वो मकसद था डीमन लॉर्ड लियोन का आदेश था, दूसरे वर्ल्ड के 10 साल से कम उम्र के बच्चों को इकट्ठा करो। क्या लियोन अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है? ये बात सही लगती है, लेकिन फिर वो खुद ये काम क्यों नहीं कर रहा? और जिस तरह से वो ईस्टर्न एम्पायर और वेस्टर्न कंट्रीज को नई समनिंग टेक्निक्स लीक कर रहा है, उसे लगता है कि उसके कुछ और बड़े प्लान्स हैं। बेहतर होगा इस पर नजर रखी जाए। यूकी अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा था, इसलिए उसने लियोन के साथ किए गए समझौते पर टिके रहने का फैसला किया। उसने जेस्टर को आदेश दिया, ठीक है, लियोन से बात करने का काम तुम्हारे ऊपर है। पता लगाने की कोशिश करो कि वो अपनी सेनाओं को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है या कुछ और। मीशा रोज उस बात को संभाल रही है, उसे सामान लो और आगे बढ़ो। रॉजर बॉस, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं अपना बेस्ट दूंगा। हो, बहुत अच्छा, कगाली ने मुस्कुराते हुए कहा। बस इतना ध्यान रखना कि लियोन को पता ना चले कि तुम कौन हो। सुनो, जितना हो सके उतना सतर्क रहो, ठीक है? हमारे पास अभी लियोन से लड़ने की ताकत नहीं है। यूकी की यह बात सुनकर लाप्लास और उसकी टीम ने सहमति में सिर हिलाया। वे लोग बेवकूफ नहीं थे। यूकी ने उन पर भरोसा दिखाया और अपनी पूरी योजना समझानी शुरू की। अब जब विदूषकों को उनके काम के निर्देश दिए जा चुके थे, तो बारी कागाली की थी। वह थोड़ी गंभीर होकर यूकी की तरफ देखती हुई बोली, तो अब मुझे क्या करना होगा? यह सवाल खंडहरों के अभियान से जुड़ा था, लेकिन खंडहर कहना सही नहीं होगा, क्योंकि वह जगह कागाली और उसके पुराने साथियों के लिए अच्छी तरह से जानी पहचानी थी। जब कागाली दानव भगवान कजालिम के रूप में थी, उसने एक खास शहर के लिए एक सुरक्षा प्रणाली बनाई थी। वह शहर प्राचीन काल का था और उसका नाम अमृता था। यह वही शहर था जो कागाली ने अपनी सबसे आधुनिक जादुई तकनीकों से सुरक्षित किया था। अमृता का बचा हुआ क्षेत्र एडलमैन द्वारा संरक्षित सतह क्षेत्र से काफी अलग था। अमृता की सुरक्षा में गोलेम सेना और कज्जालिम द्वारा बनाए गए जटिल मंत्रों का इस्तेमाल होता था। यहाँ तक कि क्लेमैन द्वारा विरासत में मिले कौशल से बनाई गई वियोला जैसी उत्कृष्ट रचना भी अमृता के गोलेम की ताकत के सामने औसत ही थी। अमृता, जो अब खंडहर की तरह दिखता था, असल में एक छिपा हुआ खजाना था। यह धिस्ताव के कठपुतली राष्ट्र का असली मूल्य था। अब सवाल उठता है कि अमृता जैसे खंडहर की सुरक्षा इतनी कड़ी क्यों थी? इसका जवाब इतिहास में छिपा है। बहुत पहले एक जादुई शहर जो अपने समय में कल्पित बौनों के राज के लिए प्रसिद्ध था,
उनकी मूर्खता के कारण नष्ट हो गया। उन्होंने गैर राक्षस राजा ड्रैगन राजकुमारी मिलिम को नाराज कर दिया, जिसके कारण वह पूरा शहर एक ही रात में तबाह हो गया। उस शहर की तबाही ने सोमा नाम के खंडहर को जन्म दिया। बचे हुए कल्पित बौनों ने सोमा को फिर से बसाने की कसम खाई, लेकिन यह कभी संभव नहीं हो पाया। कैओस ड्रैगन, जिसे उन्होंने खुद पैदा किया था, इतना खतरनाक निकला कि वे अपने ही देश को छोड़ने पर मजबूर हो गए। कैओस ड्रैगन एक आपदा स्तर का खतरा था। हालांकि यह असल ड्रैगन जितना ताकतवर नहीं था जो नेचुरली पैदा होते हैं, फिर भी यह इतना शक्तिशाली था कि एल्व्स इसे संभाल नहीं सकते थे। इसके चलते बची खुची एल्व्स पूरी दुनिया में बिखर गई और हर किसी ने अपना रास्ता अपनाया। वो जो अशिक्षित किसान थे वो अपनी किस्मत पर रोते रहे और एल्फ लीडर्स पर निर्भर हो गए, जबकि जो ज्यादा ताकतवर और बुद्धिमान थे उन्होंने अपना खुद का देश बनाने के लिए जगह छोड़ दी। कुछ बस गायब हो गए और इस तरह एल्व्स का गौरव समाप्त हो गया और बस कुछ ही लोग बचे रह गए। अब जो डार्क एल्व्स थे वो अपने पापों के कारण मिलिम की चौकस नजरों से बचने के लिए दूर दूर नई जगहों की ओर निकल गए। कागली, जो अब कजालिम दानव भगवान बन चुकी थी, उन्हीं में से एक थी। वो कुछ गिने चुने एल्फ राजघराने के लोगों में से थी जिन्होंने मिलिम के गुस्से का सामना किया और जिंदा बच गए। उस समय कजालिम दानव भगवान नहीं बनी थी, लेकिन उसने अपनी मातृभूमि की यादों को संजोने के लिए एक शहर बसाया। वो शहर था अमृता, जो बाद में देशताव के कठपुतली राष्ट्र की राजधानी बन गया। कागली ने अपनी पुरानी यादों को झटकते हुए सिर हिलाया। अमृता की सुरक्षा प्रणाली अभी भी काम कर रही है। क्या हम इसका इस्तेमाल रिमूरू को फंसाने के लिए कर सकते हैं? पिछले वादे के मुताबिक कगाली को क्लेमन के साथ खंडहरों की तलाश में शामिल होना था। अगर उसे रिमूरू को खाद में फंसाने के लिए कहा जाता तो ये उसके लिए बहुत आसान होता। कागली को असली खतरा सिर्फ मिलिम और विलोद्रा से लगता था। उसे पूरा यकीन था कि अगर रिमूरू अकेला हो तो वो उसे हरा सकती है। यूकी ने बिना वक्त गंवाए जवाब दिया, ये अच्छा आइडिया है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि दानव भगवान मिलिम इसमें शामिल हो सकती है? कगाली ने आराम से जवाब दिया, मुझे लगता है कि हम कुछ न कुछ हल निकाल सकते हैं। अगर बस सिस्टम को चालू करना है तो मैं बिना किसी को शक दिए कर सकती हूँ। कगाली या कजलिम पहले ही अपने हाथों से एक पूरा राष्ट्र तबाह कर चुकी थी। यूकी को लगा कि यह उसे अभी भी परेशान करता होगा, लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं। आखिरकार कागली एक एल्फ से डार्क एल्फ, फिर एक मरे हुए जीव और अब डीमन लॉर्ड बन चुकी थी। मिलिम के बारे में उसके मन में जो भी शंकाएं थीं, वे इस घटना के बीच ही दूर हो गई। क्या इसका मतलब यह था कि कगाली को लगा कि उसके पास मिलिम के खिलाफ कोई मौका है? नहीं, यह असंभव नहीं था, बल्कि आत्मघाती था। ठीक है, उस मामले में कोशिश करो। मुझे शक है कि यह उसे हरा देगा, लेकिन मैं बस सोच रहा था कि हमें कुछ डेटा चाहिए कि रिमूरू असल में कितनी अच्छी तरह से लड़ सकता है। तुम्हें लगता है कि वह यह सब संभाल सकता है? ओह, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसलिए कृपया ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम्हारी पहचान उजागर हो जाए, ठीक है कगाली? मुझे पता है कि वह मुझ पर शक कर रहा है, लेकिन अभी तुम उसके लिए न तो दोस्त हो और न ही दुश्मन। सावधान रहना कि तुम उसे किसी भी तरह की जानकारी न दो। मुझे पता है बॉस। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। बहुत बढ़िया। उस स्थिति में हम सब मीशा से संपर्क करेंगे और मैं यहीं रहूंगा और तैयारी करता रहूंगा। तो आप क्या करेंगे बॉस? मैं डमरादा से संपर्क करने और पूर्व में हमारे संचालन के ठिकानों का विस्तार करने की योजना बना रहा हूँ। इस तरह अगर कुछ हुआ तो मैं हमेशा वहां भाग सकता हूँ, लेकिन पहले। ओह, तो फिर तुम कुछ योजना बना रहे हो? तुम हमें चुप रहने को कह रहे हो, लेकिन तुम बाहर जाकर क्या कर रहे हो? कौन जाने, यूकी ने हंसते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है लपलेस, बस तुम जानते हो, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे अपने डेक में जो भी कार्ड है उन्हें खेलना चाहिए। आखिरकार मैंने पश्चिम पर राज करने का इरादा नहीं छोड़ा है। वह मुस्कुराया और फिर जब वे अंधेरे में डूब गए तो जादू से जन्मे लोग चुपचाप अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने लगे। चैप्टर 1, अ ब्रिस्क लैबिरिंथ बिजनेस टेम्पेस्ट। संस्थापक उत्सव एक शानदार तरीके से खत्म हुआ था। वो व्यस्त दिन अब 10 दिन पहले की बात हो चुके हैं। हमारे वीआईपी मेहमान और पड़ोसी देशों से आए लोग पहले ही वापस जा चुके थे। वही बात फ्यूज और ब्लूमंड के राजा के बारे में भी थी। वो भी जल्दी वापस चले गए थे। घर जाकर
अपने कामों पर चर्चा करने का वादा कर गए थे। ड्वार्फ राजा गाजल भी अपनी टीम बनाने के लिए जल्दी में चले गए थे, जिसे वो मेरे पास भेजने वाले थे। इस बीच थालियन के सम्राट एल्मेसिया ने हमारे रिसेप्शन बॉल के पास शहर के सबसे अच्छे इलाके में एक लॉजिंग हाउस ले लिया था। उसने एक कमरे में टेलीपोर्टेशन सर्कल भी लगा लिया था ताकि जब चाहे आ सके। ये सब अमीरों का काम है, जो कुछ भी लेते हैं वो फुल फ्लेज में लेते हैं। मुझे याद है कि एल्मेसिया ने गजेल को जो मुस्कान दी थी उसमें एक खास बात थी। शायद वो वापस ड्वर्गन चला जाएगा और हमारे विला में से एक खरीदने के लिए पैसे भेजेगा। मुझे तो शायद एल्मेसिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए, और उसने हमारे लोगों को वहां काम पर भी रखा। रिगर्ड सब चीजों का ध्यान रख रहा था, जैसे सफाई, खाना आदि। बेशक अगली बार जब मैं यात्रा करूंगा तो मैं अपनी चेतना को एक होमनकुलस में डालकर करूंगा। इससे मुझे पूरी तरह आनंद नहीं मिलेगा, लेकिन महामहिम, हम इस तरह की बातों को स्वीकार नहीं कर सकते। फिर से केवल इस वजह से कि एल्मेसिया ने अपने देश की सीमाएं छोड़ी, थालियन में थोड़ी हलचल मच गई थी। ऐसा नहीं था कि मुझे इससे कोई फर्क पड़ता था, लेकिन एराल्ड के लिए यह अहनीय रहा होगा। एल्मेसिया की सुरक्षा के लिए मागस को तैनात करने से बड़ी चिंता हुई थी। समझ गया, क्या ये एलन पर भी लागू होगा? एरल्ड की बेटी एलन एल्वन थी, हालांकि उसके कान आम इंसान जैसे थे। नहीं, एलन खुद जा सकती है। वैसे भी होमनकुली में भी कुछ खामियां होती हैं, बहुत समय उसमें रहने से शरीर पर असर पड़ सकता है। महामहिम, कृपया ऐसे राज अब बाहर न निकालें। जैसा कि एल्मेसिया ने मुझे बताया था, एलन अपनी पहचान बदलने के लिए कुछ दवाइयां ले रही थी, ताकि वो बिना किसी रुकावट के दुनिया भर में घूम सके। इससे एरल्ड इतनी परेशान हुआ कि उसने अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए एक छोटी सी सेना लगा दी थी, ताकि किसी को कुछ पता न चले। वैसे यह भी पता चला कि कबाल और गिडो दोनों मॉगुस के सदस्य थे। चौंकाने वाला है ना? तो मेगस को बाहर भेजने पर इतनी आपत्ति जताने के बाद ये दोनों को अपनी बेटी की सुरक्षा में लगा देता है। एरल्ड बहुत ही ज्यादा सुरक्षात्मक पिता है, सच में, लेकिन वे मुझे तो कुछ खास नहीं लगे। जब मैंने पहले कबल और गिडो का विश्लेषण किया था तो मुझे कुछ खास ताकत नजर नहीं आई, लेकिन जब मैंने एराल्ड से पूछा तो उसने बस भौहें सिकोड़ ली। यह भी गोपनीय है, लेकिन ठीक है। उनकी शक्तियां असल में उनके जादुई अंगूठियों से नियंत्रित हैं। ये बाधाएं तब हटाई जाती हैं जब एलन को किसी बड़े खतरे का सामना होता है। यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, तो थलियन की जादुई तकनीक मेरे विश्लेषण से एक लेवल ऊपर थी। उस वक्त मुझे वो विश्लेषण उतनी सटीकता से नहीं आता था जैसे अब आता है। शायद अगली बार जब मैं इन लोगों से मिलूं तो और ध्यान से चेक करूं। कृपया मेरी बेटी का ख्याल रखना। ठीक है, बाद में मिलते हैं। इस तरह एल्मेसिया और उसकी टीम थालियन की ओर वापस चली गई। सुरक्षा के लिए एक ड्रैगन लॉर्ड द्वारा खींचे गए जहाज पर सवार होकर। वहीं डीमन लॉर्ड लुमिनस के लिए यह सब बहुत आसान था। अपनी विशाल जादुई शक्ति के साथ वह जितनी बार चाहे स्पेशल मूवमेंट कर सकती थी, तो वह बस घर वापस आ गई। तो दोस्तों, ये थी दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम के सीजन 4 एपिसोड 2 की झलक। दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 10 लाइक्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।